प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलाभ कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत कथा साहित्य भाग के तहत अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन पर आपसे अपनी बात साझा करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, चुनौतियों का सामना सकारात्मक होकर कर रहे होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन पर आप सबों से अपनी बात साझा करूंगा। कहानी दोपहर का भोजन पर बात शुरू करूं, इसके पहले कहानियों को समझने के संबंध में एक दो बातें कर लेना जरूरी समझ रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जब भी साहित्य का अध्ययन करें तो इतिहास को समझने का प्रयास अवश्य करें। आप एमए के विद्यार्थी हैं, इस वजह से आपको साहित्य और इतिहास के गहरे संबंध को समझने की बहुत ज़रूरत है। इस विषय पर हमने सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन पर बात करते हुए बड़े विस्तार से साहित्य और इतिहास के संबंध को व्याख्यायित करने की कोशिश की है, जो YouTube के चैनल पर उपलब्ध है। एक दूसरी बात जो कहानी के संबंध में है वह यह है कि किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके समय को भी समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम किसी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं तो उसे पूरे टेक्स्ट को पढ़कर समझने की ज़रूरत है, और हमको बिना पूरा टेक्स्ट पढ़े कहानी को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कहानी की अधूरी समझ विकसित करते हैं। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है जब हम बेहिचक किसी कहानी पर बातचीत करने में उसकी तात्विक समीक्षा करने लग जाते हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि कोई रचनाकार जब कहानी गढ़ता है तो वह कहानी के सभी तत्वों को ध्यान में रखकर कहानी लिखने का प्रयास करता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी कहानी का गढ़न कहानी के तत्वों के आधार पर नहीं की जाती है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें कहानी के तत्वों की पूरी तरह से अनदेखी कर देनी चाहिए। एक बात जो ध्यान में रखने लायक है वह है कि कहानी का पाठ मूल है। कहानी जो कहती है उसके आधार पर कहानी के तत्वों की परख करनी चाहिए, न कि कहानी के तत्वों के आधार पर किसी कहानी को गढ़ने और उसका विवेचन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह स्थिति नई कहानी और उसके बाद की कहानियों पर और भी स्पष्ट ढंग से लागू होती है। जब कहानी में निबंध, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विधाएं भी शामिल होने लगी हैं। ऐसी स्थिति में कहानी का समय और कहानी का टेक्स्ट ही वह मूल बिंदु है
जिसके आधार पर हमें कहानी से संबंधित अपनी राय बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहानी में अन्य विधाओं के शामिल होने का मतलब जो नाम्बर जी अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में लिखते हैं, कहानी में जो चीज़ पहले कथानक के नाम से जानी जाती थी उसमें कहीं न कहीं कोई मौलिक परिवर्तन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस मौलिक परिवर्तन को समझने की ज़रूरत है। तब हम नई कहानी और अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन को समझने में हमें सहूलियत हो सकेगी। कहानी दोपहर का भोजन 60 के दशक के आरंभिक वर्षों की कहानी है। यह दशक जहां कहानी विधा में जीवन के घुटन, संत्रास आदि को चित्रित करने वाला है, तो इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षों में लोगों की आकांक्षा के फलने फूलने का समय भी है और उस आकांक्षा के दमित होने का भी समय है। यह कहानी जीवन के घुटन को प्रतिबिंबित करती जान पड़ती है जो घर की माली होती आर्थिक स्थिति से उपजी है। इसमें कोई सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है तो वह घर की स्त्री है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी के तत्वों के रूप में जो यह कहानी मांग करती है और जो कहानी का एक तत्व भी है कथानक, अब हम दोपहर का भोजन के कथानक पर अपनी बात करेंगे। कहानी दोपहर का भोजन के कथानक का निर्माण एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है, घर के मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद की औसत दर्जे की क्लर्की की नौकरी छूट चुकी है तथा तीनों लड़के बेरोजगार हैं। एक लड़का तो अभी 6 वर्ष का है जिसे बेरोजगार की संज्ञा से नवाजा नहीं जा सकता, लेकिन वह घर की स्थिति पर ही पूरी तरह निर्भर है, जो स्वाभाविक भी है। बड़ा लड़का बेरोजगार है, नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसे नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है। मंझला लड़का 10वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटा है, तो इसे भी घर पर ही निर्भर रहना है। असल सवाल जो कहानी उठाती है वह है एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री की स्थिति। स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसके लिए घर की माली आर्थिक स्थिति को तो जिम्मेदार है ही, साथ ही में वह समग्र भावबोध भी जिम्मेवार है जिसमें स्त्रियां अपने लिए कुछ न रखकर सर्वस्व घर के पुरुषों पर लुटा देने को सहर्ष तैयार हो जाती हैं। सिद्धेश्वरी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सिद्धेश्वरी अपनी क्षुधा को चाहे पानी से मिटाए या भूख की बड़वाग्नि को बीमार हो जाए, पर अपने पति और बच्चों के लिए सर्वस्व लुटाने को हमेशा तैयार रहती है। यह एक सिद्धेश्वरी का ही मामला नहीं है, बल्कि उस समस्त स्त्री जाति की यह समस्या है जो उसे संस्कार से लाद दिए जाने में दिखाई देती है। यह तो घर की स्त्रियों का संस्कार है जो पति और बच्चों को खिलाने के बाद ही खाना है। यदि अपने लिए कुछ न बचे तो पानी गटक कर ही अपनी क्षुधा को बुझा लिए जाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस पूरी स्थिति को कथाकार ने बड़े संजीदा ढंग से एक एक शब्द का विवेचन करते हुए
पूरी कहानी को उकेरित करने का प्रयास किया है। कहानी उक्त स्थिति को विवेचित करने के लिए जिन कथनों का सहारा लेती है वे सारे कथन कहानी को सूत्रबद्ध करने के लिए आवश्यक जान पड़ते हैं। अब मैं यहाँ एक बात दोपहर का भोजन कहानी के माध्यम से कहानी के तत्व के रूप में सूत्रबद्धता की बात करूँगा। यूँ तो सूत्रबद्धता जैसी कोई तात्विक चीज कहानी में नहीं है। कहानी के जिन तत्वों की बात की जाती है उनमें सूत्रबद्धता की जगह नहीं है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि कहानी दोपहर का भोजन में जिन कथनों का उल्लेख है उन कथनों के माध्यम से जिस सूत्रबद्धता की बात करती है वह कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बात अवश्य की जानी चाहिए। यह सूत्रबद्धता ही कहानी की असल चीज है। इसी के सहारे कहानी आगे बढ़ती है और रूपाकार ग्रहण करती चलती है। कहानी की शुरुआत ही ऐसे वाक्य के साथ होती है जिसे ऐसा लगता है कि किसी चिंताशील स्त्री और निम्न मध्यवर्गीय परिवेश की याद हमें बरबस हो आती है। यह चिंताशील व्यक्ति जब घर की स्त्री हो तो यह समझा जा सकता है कि जो अलाव घर में जल रहा था वह सिद्धेश्वरी की क्षुधा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। यह बलिदान चाहे अनचाहे घर की मालकिन कहे जाने वाली स्त्री ही दे सकती है। कथाकार अमरकांत लिखते हैं, सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटे चींटियों को देखने लगी। कहानी में कथाकार ने सीधे तौर पर कहीं निम्न मध्यवर्गीय परिवार की माली होती आर्थिक स्थिति का वर्णन नहीं किया है, पर वातावरण की सृष्टि कहानी के तत्वों का यह एक प्रधान तत्व है। जो कहानी के तत्वों की बात की जाती है, जो रूढ़ी है कहानी के तत्वों को लेकर के, उसमें वातावरण का भी स्थान नहीं है। लेकिन मुझको ऐसा महसूस होता है कि कहानी दोपहर का भोजन पर बात करने में वातावरण पर बात करना बहुत जरूरी है। वातावरण की सृष्टि इस ढंग से की है कि उससे पूरी स्थिति का बोध हो आता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में इस वातावरण को लेकर जो लिखा है वह बहुत अभिष्ट है। वह बात इस तरह से है, अभिष्ट विचार या भाव को सांकेतिकता प्रदान करने के लिए नए कथाकारों से मतलब नई कहानी के कथाकारों से नामवर जी का है, प्रायः कथानक और चरित्र के स्थूल उपादानों से ध्यान हटाकर वातावरण पर दृष्टि केंद्रित की है। नामवर जी की यह बात बहुत मौजू इस कहानी के संदर्भ में मुझे लगती है। नामवर जी की यह बात कहानी दोपहर का भोजन पर सटीक बैठती है। दोपहर का भोजन कहानी में घर की माली होती आर्थिक स्थिति और उससे उपजे वातावरण को जिस ढंग से कथाकार ने पिरोया है वह बेजोड़ है। कथाकार लिखते हैं, लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले पर तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पैर हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। कहानी अपने अंत के कथानक में भी जिस ढंग के वातावरण की सृष्टि करती जान पड़ती है वह सहज ही द्रष्टव्य है। बाहर की कोठरी में मुंशी चंद्रिका प्रसाद
औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। यह कथन हमें प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के हल्कू के उस कथन से मिलती जुलती दिखाई देती है, जिसमें हल्कू ईख की फसल नीलगायों द्वारा चर लिए जाने के बाद भी यह कहना कि अब रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी की याद हमें दिलाती है। हल्कू भले ही ऊपर से आश्वस्ति का भाव प्रदर्शित कर रहा हो, पर भीतर ही भीतर वह इस बात से हलकान हुआ जा रहा था कि आगे क्या होगा, किसान से मजदूर बनना पड़ेगा। ऐसा ही सवाल कहानी दोपहर का भोजन में मुंशी चंद्रिका प्रसाद के औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सोने पर उठ रहा है। मुंशी जी की यह निश्चिंतता प्रकारांतर से उन्हें और उनके साथ पूरे परिवार को बेचैन करने वाली थी। हल्कू फसल समाप्त होने के बाद तो मुंशी जी मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से छटनी के बाद निश्चिंतता बोध में बेचैनी के भाव को लिए जीने को अभिशप्त थे। कहानी दोपहर का भोजन का संवाद। अब हम कहानी के तत्व के रूप में इस कहानी के संदर्भ में संवाद पर बात करेंगे। कहानी के वातावरण को उद्घाटित करने में यह संवाद सहायक जान पड़ती है। जब कहानीकार को घर की माली आर्थिक स्थिति जैसे वातावरण को उद्घाटित करना था, तो उस स्थिति को व्याख्यायित करने के लिए कथाकार प्रकृति के तत्वों का भी सहारा लेता जान पड़ता है। जब कथाकार लिखते हैं, छोटे आंगन में ऊपर में बादल एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। जब चंद्रिका प्रसाद अपने निश्चिंतता बोध में भीतर ही भीतर चिंता के भावों को संजोए भविष्य की आहट से मन ही मन बेचैन हो रहे थे, लेकिन वह अपनी बेचैनी को बाहर दिखने नहीं देना चाहते थे, तो उस स्थिति को प्रकट करने के लिए कथाकार लिखते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। कथाकार ने वातावरण को व्याख्यायित करने वाली जिस भाषा का कहानी में इस्तेमाल किया है, वह कहानी की स्वदेशता को प्रकट करने वाली जान पड़ती है। अब हम कहानी के तत्व के रूप में भाषा पर इस कहानी के संदर्भ में बात करेंगे। एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ दोनों शाम किसी तरह हो रहा है। उस स्थिति को चित्रित करने के लिए कहानीकार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह उस पूरे वातावरण को व्याख्यायित करने के लिए सटीक बन पड़ा है। जब कथाकार लिखते हैं, सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। यथास्थान कथाकार ने उर्दू भाषा के शब्द का भी सहारा लेने से परहेज नहीं किया है। यथा इस कहानी में एक शब्द है बर्राक, जिसका उस कहानी के संदर्भ में अर्थ है कंठस्थ। अमरकांत की आरंभिक कहानियों, 60 के दशक की कहानियों यथा दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी और जिंदगी और जोंक को गिरिराज किशोर ने रोमांटिक एटीट्यूड की कहानियां कही हैं, खास तौर से उनकी परवर्ती कहानियों की तुलना में, जिसमें बहादुर जैसी कहानियां अमरकांत ने लिखी। गिरिराज किशोर द्वारा कहानी दोपहर का भोजन के संबंध में कही गई रोमांटिक एटीट्यूड संबंधी बात गले से नीचे नहीं उतरती। कहानी दोपहर का भोजन उस सामाजिक यथार्थ की कहानी है
जिसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार अपनी माली होती आर्थिक स्थिति से जार बेजार होने के लिए अभिशप्त है, वहीं इस वर्ग की स्त्रियां उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए मानो जिंदा है, जो संस्कार उन्हें न सिर्फ घरों में कैद कर रखी है, बल्कि घर के पुरुष सदस्यों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार होकर भी अभिशप्त का जीवन जीने को विवश है। बहुत बहुत धन्यवाद।